बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न एज पे होगा। फाइनली विक्टोरियन एज पे बहुत लंबा गई हूँ। मैंने सबसे पहले वहाँ पर विक्टोरियन एज का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको सबको इंट्रोड्यूस कराया है कि किस तरह से शुरू हुई थी, रोमांटिक एज किस तरह से ख़त्म हुई थी, विक्टोरियन कैसे स्टार्ट हुई थी। एक इस पे लेक्चर था, आई थिंक 1 या 2। उसके बाद मैंने अर्ली और उसके बाद विक्टोरियन एज को 2 एजेस में डिवाइड किया, एक अर्ली और एक लेटर। अर्ली प्रोज राइटर्स को डिस्कस किया, अर्ली पोइट्स को डिस्कस किया, अर्ली नॉवलिस्ट्स को डिस्कस किया, सिमिलरली लेटर में भी सबको डिस्कस किया। और जो मूवमेंट इंपॉर्टेंट थी जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और एस्थेटिक मूवमेंट और प्री रैफिलाइट मूवमेंट, उनको भी सेपरेट डिस्कस किया। तो इट टुक सो लॉन्ग, और आज फाइनली विक्टोरियन एज भी कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न एज को। तो माइट भी जब हम इस पे लेक्चर बना रहे हों तो आज, बिकॉज़ मैं इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना रही हूँ मॉडर्न एज के, हर एस्पेक्ट से मैंने इसको कवर करने की कोशिश किया। और इसके बाद मॉडर्न पोइट्री डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मॉडर्न पोइट्स पे अलग से लेक्चर होगा। उसके बाद मॉडर्न पोइट्स में भी डिफरेंट तरह की पोइट्री आती है, जॉर्जियन आती है, ट्रेंच आती है, और वार पोइट्री आती है मोर स्पेसिफिक, और टी एस इलियट के बाद के पोइट्स। इसी तरह से प्रोज में भी डिफरेंट काइंड्स हैं, नॉवेल्स, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस पे भी मे बी 15 डेज़ लग सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इस वजह से मैं थोड़ा बढ़ाती हूँ, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अपने भी होते हैं और साथ में आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं सबसे पहले आपसे, हर एज की तरह जब भी मैं कोई एज स्टार्ट करती हूँ तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इससे पीछे वाली एज जो है वो ख़त्म कैसे हुई है और ये किस तरह से स्टार्ट हुई है। तो सिमिलरली आज भी हम स्टडी करेंगे इसके बैकग्राउंड को, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखें, विक्टोरियन एज जब हमने पढ़ी थी तो मैंने उसमें बार हर वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट रिपीट किया कि विक्टोरियन एज के जो लोग थे ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, उनकी सोसाइटी किस तरह थी और लिटरेचर किस तरह का था। एक्चुअली लिटरेचर जो होता है ना, लिटरेचर का मतलब ही ये होता है कि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन, कि उस टाइम पे सोसाइटी किस तरह की थी, लोग उसी तरह का लिखेंगे ऑब्वियसली। तो देखें, सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो इकोनॉमी बूम हो रही थी क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल रहा था, लोग देहातों से शहरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसका नुकसान भी था, अमीर अमीर तर होता जा रहा था और गरीब गरीब तर होता जा रहा था। अमीर जो था वो अपनी दौलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था गरीबों में, और गरीब जो है वो, उनको कोई मौके ही नहीं मिल रहे थे अमीर होने के। तो ये एक सिस्टम आ गया था जो कि एक बैड एस्पेक्ट भी है विक्टोरियन एज का। सोसाइटी जब इस तरह की चलेगी तो जब ये मैं आगे बताती हूँ, बस आपने एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। दूसरी जो आपने याद रखनी है कि इस दौर में साइंटिफिक प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग तो, ये जो विक्टोरियन थे ना, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये कि ये हमेशा, जो पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर है उसने जो कह दिया बस वो कह दिया, वो मानते थे, उस पर इतना अंधा इनको यकीन होता था। सिमिलरली किंग क्वीन ने जो कह दिया, क्योंकि बस जो अपर क्लास थी, जो इनके इंस्टीट्यूशन यानी पॉलिटिशियंस यानी चर्च के ऑनर्स जो कह देते वो उसको ज़रूर मानते। और ये इस तरह के लोग थे, ठीक है, ये उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। लेकिन जब साइंस आ गई ना, साइंस की एक्सप्लोरेशन हुई, डार्विनिज्म आ गई, तो इसने रिलीजन की फाउंडेशंस को शैटर कर दिया। शटर से मुराद के हिला के रख दिया, ठीक है। अब उसका मकसद क्या हुआ कि लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिए लोगों ने। पहले विक्टोरियन एज की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहे थे, सेटिस्फाइड थे। वो उनको भी मान रहे थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज को भी, वो रिलीजन को भी साथ लेके चल रहे थे। यानी वो इस तरह के लोग थे कि वो कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग थे। जहाँ पर साइंस पे कंप्रोमाइज़ करना था वहाँ पे साइंस पे करते थे, जहाँ पे रिलीजन पे करना था रिलीजन पे करते थे। यानी डिप्लोमेट नहीं होते जिस तरह से, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं आवाम के सामने कुछ और असल में कुछ, इसी तरह से ये भी थे। ये भी शो कुछ करते थे, होते कुछ थे। अंदर से इनके अपने बिलीफ्स होते थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए जिसको प्रेज करना चाहिए वो करते थे, ठीक है। हिपोक्रिटिकल थे, यानी इनके दो फेसेस थे, यूं समझे आप। यानी हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना अपने ही फ़ायदे के लिए, समझ आ गई ये थे। लेकिन अब जब मॉडर्न एज स्टार्ट होती है तो ये क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि लोग तंग आ गए थे
वर्ल्ड वार वन हुई तो उनको पता चला कि उनकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। लोग ये शुरू होने लगे क्योंकि बहुत लोगों की जानें गई थी, तो लोग परेशान हो गए थे, अफसरदा हो गए थे। तो लोगों के नज़दीक उनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि गॉड इतना क्रूअल नहीं हो सकता, कुछ लोग ये कहने लगे थे। तो इस तरह से एक ये रीज़न, यानी वर्ल्ड वार वन इज़ द रीज़न ऑफ मॉडर्न एज, के मॉडर्न एज की शुरुआत की एक ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जब बहुत ही ज़्यादा होने लगी तो लोगों के बिलीव्स शैटर होने लगे, तो लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। और कुछ राइटर्स थे जिन्होंने ये तहरीकें चलाई और ये बोला कि हाँ, आपको आवाज़ उठानी चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए। तो लोगों में आग भड़की और उन्होंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करिए। जब क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिए तो ये जो क्वेश्चनिंग थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी मॉडर्न एज की, न्यू एज की। अब मशीनरी भी इतनी बढ़ गई थी, लोग अपने फ़ायदे के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की तरफ ज़्यादा आ रहे थे, रिलीजन को थोड़ा साइड पे कर दिया था उन्होंने। तो ये भी एक मॉडर्न एज में आ जाता है। अब मैं आपको साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी मॉडर्न एज की, तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से वो ख़त्म हुई है और कि किस तरह से शुरू हुई है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर, कि ये 20वीं सेंचुरी में शुरू हुई और विक्टोरियन इरा यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, रिबिलियन अगेंस्ट विक्टोरियन वैल्यूज़, और मॉडर्न लिटरेचर के अंदर उन्होंने जो विक्टोरियन एज के, देखें एक बात आपने याद रखनी कि विक्टोरियन एज के अंदर हमेशा जब भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता था उसका मकसद ये होता था कि हमने लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना है। अर्नोल्ड की राइटिंग उठा के देख लें, चार्ल्स डिकन की राइटिंग्स उठा के देख लें, उसमें वो सोशल ऑर्डर की डिस्कस करेगा, कि चाइल्ड लेबर को डिस्कस करेगा। जैसे चार्ल्स डिकन की एक ओलिवर ट्विस्ट नावल है, उसमें उसने उसको शो किया हुआ है कि कैसे एक बच्चा जो है चाइल्ड लेबर का शिकार है, कैसे उस पर जुल्म होता है, ये सारी चीज़ें। और बाद में उसके साथ क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मॉरल्स वगैरह पे फोकस किया जाता था विक्टोरियन एज में। और विक्टोरियन एज के अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट बता, कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स होती थी लेकिन इतनी डिटेल्ड वे में होती थी कि जब हम उसकी डिटेल पढ़ते तो खुद बहुत समझ आ जाती थी। ये हिपोक्रिटिकल लोग थे, सुपरफिशियल लोग थे। लेकिन जब मॉडर्न एज आई तो इन सब के अगेंस्ट आई, क्योंकि जब वर्ल्ड वार वन हुई तो लोगों के बिलीव्स जो शैटर हो गए थे, जो अफसरदा हो चुके थे, वो अब रियलिटी में आना चाहते थे, ना कि सुपरफिशियलिटी में, या फिर ना ही उन लोगों को प्रेज करते थे जो हिपोक्रिटिकल थे, जो गॉड को मानते थे और अपने फ़ायदे के लिए कभी साइंस को मानते थे। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट आई और उसने कहा कि अब हमें अभी तलाश करना, हमें तो क्वेश्चन करना कि हम हैं कौन, हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, हमें तो ये सब कुछ तलाश करने की ज़रूरत है। तो ये मॉरल स्पिरिचुअलिटी तो बात की बातें हैं। उसके बाद क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, मॉडर्न एज क्वेश्चन एवरीथिंग, सारी कुछ क्वेश्चन होने लगा, अथॉरिटी पे क्वेश्चन होने लगा कि हम किसको मानते हैं, क्यों मानते हैं, कोई फोर्स है भी या नहीं, ये सारे जो है वो क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद लिटरेरी टेक्निक्स, देखिए जब सोसाइटी के अंदर चेंज आया, लोगों के अंदर चेंज आया, तो फिर लिटरेचर के अंदर भी चेंज आया, क्योंकि जब रीडर ही उसको नहीं पढ़ेगा जो विक्टोरियन एज के अंदर, यानी जैसे लोग गॉड को मानते थे, अब अगर ऐसी बुक कोई आज के रीडर के सामने ले आता जिसके बिलीव्स शटर हुए हुए थे, जिनके अपने मरे हुए थे, जो गॉड से बिलीव जिनका शटर हुआ हुआ था, उनके सामने कोई ऐसी बुक लेके आता जिस पे गॉड पे या मॉरल्स पे बात हुई हुई है, तो उनको तो वो ख़राब लगनी ही थी, जिससे देखें ये विक्टोरियन एज की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, यानी ये डिक्लाइन आ गया और मॉडर्न एज स्टार्ट होना शुरू हो गया। यानी वो अब इन चीज़ों को रीडर्स नहीं मानते थे क्योंकि उनके बिलीव्स शटर हुए हुए थे। इसी तरह से लिटरेचर में जब चेंज आया, तो पहले तो लिटरेचर में ऐसा होता था कि लिटरेचर में जैसे कम्प्लेक्स थॉट्स को डिटेल वे में बताया गया, प्लॉट्स होते थे कि अच्छी बिगनिंग हो, अच्छा ये हो, मिडिल हो, अच्छा एंड हो, और इस तरह की टेक्निक्स फॉलो की जाती थी, यानी रियलिज़म था। उसके बाद और आहिस्ता आहिस्ता जब एस्थेटिक मूवमेंट आई ना विक्टोरियन एज की, अगर आप लेटर विक्टोरियन एज की बात करें तो एस्थेटिक मूवमेंट आएगी जिसके अंदर लोगों ने मॉरल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था आहिस्ता आहिस्ता, और जब मॉडर्न एज आई तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर चुके थे। और अब जो था उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो करना शुरू कर दिया कि ये जो हिपोक्रेसी है ये सोसाइटी से ख़त्म हो, ये दोगलापन, ये शो ऑफ,
ये सब कुछ ख़त्म हो और इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजी में जब वर्क किया तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, तो लोगों ने इसको लिटरेचर में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है कि कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, पास्ट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, उसके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं, वो भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दी लोगों ने कि लिटरेचर में भी तो ऐसा होना चाहिए, लिटरेचर में भी चेंज आना चाहिए। जैसे सोसाइटी में चेंज आया, सोसाइटी में साइकोलॉजी में की इन्वेंशन हुई है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसमें काम किया, तो हमें भी तो लिटरेचर में करना चाहिए। तो लिटरेचर में भी चेंज आया और रीडर्स ने उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़ना किया, प्रेज़ किया और इस तरह से डेवलपमेंट हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अगला पॉइंट है विक्टोरियन बिलीफ इन परमानेंस। देखिए विक्टोरियन एज की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो वो लोग जो थे वो अपने आप से बिल्कुल मुतमिन थे। सेल्फ कंप्लेसेंसी का मतलब होता है कि वो अपने आप से सेटिस्फाइड थे, वो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे किंग पे, चर्च पे, पॉलिटिशियंस पे, जो वो कह देते थे वही करते थे, उन पे इतना ट्रस्ट करते थे, कभी हिम्मत नहीं कर सके थे कि उन पे क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, लेकिन अब जो है मॉडर्न एज के अंदर उन पे क्वेश्चन शुरू हो गए कि हु द हेल आर दे टू डिसाइड अबाउट आवर फ्यूचर, कुछ भी कहने वाले ये कौन होते हैं। पॉलिटिशियंस पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गए कि कैसे ये इकोनॉमी को चला रहे हैं, कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता रहा है। लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन उठाने की एक बड़ी वजह ये थी कि इंग्लिश लिटरेचर जो नॉवेल्स थे, बुक्स थी, वो सस्ती पब्लिश होने लगी, तो मिडिल एज भी उसको पढ़ने लगी। अब मिडिल एजेस जो गरीब आवाम थी उसने भी फिर अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि हम क्यों गरीब हैं। पहले तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था, तो अमीर ही अपनी जो है वो अपना जो है वो पावर चला रहा था। लेकिन अब मिडिल एजेस ने जब पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने इश्यूज़ बताए, उन इश्यूज़ पे बात होने लगी, उन चीज़ पे क्वेश्चन उठने लगे, तो सोसाइटी चेंज हो गई, सोसाइटी न्यू हो गई, मॉडर्न हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद मॉडर्न आइडिया ऑफ चेंज। अर्ली 20th सेंचुरी में हर चीज़ जब चेंज हो रही थी तो लिटरेचर कैसे ना होता। तो H.G. वेल्स एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एक राइटर है जो कहता है कि हर चीज़ चेंज हो रही है, कुछ भी फिक्स नहीं है। उसने ये बात बोली थी। उसके बाद बर्नार्ड शा बहुत बड़ा राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, मॉडर्न थिंकर है। उसने कहा कि अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन करो, लाइक रिलीजन पे भी क्वेश्चन करो, साइंस पे भी क्वेश्चन करो। उसने तो इतना ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, हर चीज़ में आप क्वेश्चन तलाश करो, हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाओ, ताकि आप ट्रूथ को रिवील कर सको कि असल में क्या चीज़ मीनिंगफुल है, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, ये सारा कुछ हमें पता चल सके। क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन कंप्लेसेंसी। आई टोल्ड यू अर्लियर कि कंप्लेसेंसी का मतलब होता है कि विक्टोरियंस बहुत ही सेटिस्फाइड थे, उनको जो कह दिया जाता वही करते थे, उन कोई क्वेश्चन नहीं उठाते थे। तो नीड फॉर लिटरेरी चेंज, और एक लिटरेरी चेंज की ज़रूरत थी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल को, जो लोगों को जो इश्यूज़ चल रहे थे, जब बुक्स सस्ती पब्लिश हुई तो लोगों ने जब वहाँ पर अपने व्यूज़ दिखाए तो अब उन पे बात होगी और रीडर उनको पढ़ेगा, ना कि उनको के जो सुपरफिशियलिटी पे बेस हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया चेंजिंग टाइम्स। तो जो वक्त है वो चेंज होता गया विक्टोरियन इरा से। लोगों के आइडियाज़, एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंस चेंज हुए और एक न्यू लिटरेचर, न्यू इरा आया। रिएक्शन अगेंस्ट विक्टोरियन वैल्यूज़। आई टोल्ड यू कि देखें, जब हमने रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज का शुरू वाला लेक्चर किया था तो मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग कहते हैं कि रोमांटिक एज का ही जारी करदा एक इरा है विक्टोरियन एज, और कुछ लोग कहते थे कि उसके ऑपोजिट में आया था। लेकिन मॉडर्न और विक्टोरियन में ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मॉडर्न एज जो थी वो डायरेक्ट उसके ओपोजिशन में आई थी विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन एज से टोटली अगेंस्ट थी इन शॉर्ट। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जब विक्टोरियन एज की अगर मैं बात करूँ ना, ये एक किस्म का डिफरेंस की वीडियो मैंने बनाई हुई, आप यूँ भी समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज। देखिए विक्टोरियन एज में ये था कि लोग कहते थे कि आप बस अपने आप को इम्प्रूव करो और बस गॉड को मानो, और जो आप फील करते हो वो आप अच्छा फील करने की कोशिश करो, गुडनेस लाओ अपने अंदर तो आप अच्छा फील करोगे, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग, मनी कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो यही कामयाबी है। ये सब डायलॉग थे विक्टोरियन एज के। अब मॉडर्न एज के अंदर सब कहने लगे कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब वो तो हमारे फोर फादर्स ऐसे कहते थे ना, लेकिन जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आए, यानी इस एज के लोग आए, वो कहने लगे, उन्होंने जब कामयाबी मिली उनको तो वो अपने पैरों पे खड़े हुए, तो उन्होंने अपने बाप दादा की नहीं सुनी, ना ही उनके इंस्टीट्यूशंस की सुनी, ना ही अपने माँ बाप की सुनी, ना ही होम लाइफ को प्रेज़ किया। उन्होंने आज के दौर के मुताबिक ज़िंदगी सारी उन्होंने अपने व्यूज़ बनाए, और उन्होंने अपनी सक्सेस को देख के कहा कि मनी इज़ एवरीथिंग, मनी के बगैर
इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। उन्होंने कहा कि सोशल स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्स थ्रू मनी, जो मनी के ज़रिए आता है। इनफैक्ट कुछ लोगों की कोटेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जॉनसन ने तो 1777 में ही कह दिया था कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो एक चीज़ है जो कि पोवर्टी जैसी बीमारी को इस दुनिया से गायब कर सकती है। और सैमुअल बटलर जो कि 1863 यानी जो मॉडर्न एज का राइटर है, उसने कहा कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एंटीना की तरह है जो कि एक दुनिया को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी देखें, मैंने आपको बता दिया है कि अब इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आ गई, मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई, शिफ्ट इन फोकस, यानी अब जो है 20वीं सेंचुरी ने सोशल इश्यूज़ पे बात की, उससे अवेयर हुआ। विक्टोरियन एजेस को ऐसा कुछ नहीं पता था, वो स्पिरिचुअल और कॉस्मिक ऑर्डर को फॉलो करते थे, यानी स्पिरिचुअल यानी गॉड्स वगैरह को मानते थे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइटर्स स्टार्टेड, हाँ अब जो है अब के राइटर्स भी थोड़े सेल्फिश थे। अब के राइटर्स ने कहा कि हम वही लिखेंगे जो रीडर्स को अच्छा लगता है। अब रीडर्स को ऐसे टॉपिक अच्छे लगते थे जैसे मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मटीरियलिज्म अच्छा लगता था, डिसइल्यूजनमेंट अच्छी लगती थी, डस्पायर अच्छा लगता था, अफसुर्दा हुए वे वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, एलिनेशन अच्छी लगती थी, तन्हाई पसंद थे। तो अब राइटर्स ने भी कहा कि हम भी उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे ताकि हमारी रेपुटेशन बढ़े। अब उन्होंने ऐसा लिखना शुरू कर दिया। और कुछ लोग जो थे, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों ने ये सोच के उस टाइप का लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया कि जो कि टोटली अगेंस्ट था विक्टोरियन एज के। अब कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस ख़त्म हो रही हैं, हमें ख़त्म नहीं करनी, हमें उन्हीं को ज़िंदा रखना है। तो लोगों ने उस पर बात करना शुरू कर दी। तीसरा ग्रुप था, उसने क्या कहा कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो रही है, साइंटिफिक डिस्कवरीज पे बात होनी चाहिए, उन्होंने उस पर बात करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने फ्यूचर को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि ओहो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन तो हो रही हैं लेकिन ये हमारी तबाही का बायस भी बन सकती हैं, ये जो इन्वेंशंस हो रही हैं जैसे एटॉमिक बम वगैरह। इसी तरह से मशीन्स वगैरह पे बात हुई, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया और कुछ ने कहा कि मशीन्स वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ह्यूमन, अगर फैक्ट्रीज़ चलती हैं तो नो मैटर कि हमारा टाइम जो है बेशक कम ज़ाया होता है और हमें ज़्यादा चीज़ मिल जाती है बनी बनाई, लेकिन इससे इंसान जो है वो फिज़िकल स्ट्रगल नहीं करता और फैक्ट्रीज से धुएँ की वजह से उसकी जो हेल्थ ख़राब हो रही है। तो इस तरह का अलग अलग टाइप का लिटरेचर प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, अब विक्टोरियन 20वीं सेंचुरी, ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, हाँ अब देखें विक्टोरियन एज के जो लोग थे वो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, फैमिली सेंटिमेंट्स, ये जो कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, वीमेन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा कुछ सेट था, सारे रूल्स बने हुए थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में आके फैमिली लाइन्स वैल्यूज़ डिक्लाइन हो गई और सब कहने लगे कि सब आज़ाद हैं। यंग पीपल ने कहा कि हम आज़ाद हैं। चेंजिंग एटीट्यूड देखें, एटीट्यूड भी चेंज हो गया। यंग पीपल वांटेड इंडिपेंडेंस, जो नौजवान लोग थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे और डोमेस्टिक लाइफ को ऐसा समझते थे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको आज़ादी नहीं है और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अब देखिए लव का कॉन्सेप्ट भी कम्प्लीटली चेंज हो गया। लव जो होता था वो एक इमोशनल फीलिंग्स थी जो कि विक्टोरियन एज इसको प्रेज करते थे और सेक्स को वो डिस्कस नहीं करते थे ओपनली, उसको एक मिस्ट्री के तौर पे ट्रीट करते थे और ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं करते थे। लेकिन मॉडर्न एज में आके तो ये एक एक्सपीरियंस होने लगा, ये एक आम सी बात हो गई इसको राइटिंग में डिस्कस करना। लव को एक्सपीरियंस कहा जाने लगा, लव को एसोसिएट किया जाने लगा सेक्सुअल प्लेजर से ओनली, इमोशंस के बगैर। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन राइटिंग, मॉडर्न राइटर्स ने वो थीम नहीं रखे जो विक्टोरियन एज के थे क्योंकि उनकी रेपुटेशन में कमी आ रही थी, तो उन्होंने थीम्स चेंज किए, वैल्यूज़ चेंज हुई, सारा कुछ चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हो गई। देयर इज सीमिंग इनहेरेंट्स, दे फोकस्ड ऑन ओल्ड सेंटिमेंट्स। कुछ ने तो ये कहा कि अगर हमने ओल्ड ट्रेडिशंस यानी विक्टोरियन ट्रेडिशंस को डिस्कस किया तो यह इनसिंसियर लगेगा। ठीक है, अब देखिए नीड फॉर न्यू अप्रोच, मॉडर्न एज जो है वो उसको फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत थी, कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो जैसे विक्टोरियन एज में तो लोग हिपोक्रिटिकल थे, शो ऑफ करते थे, लेकिन मॉडर्न एज में राइटर्स ने ऐसी राइटिंग तलाश करने की कोशिश की जिससे वो इंसान के अंदर झांक सके। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, पहली दफ़ा साइकोलॉजी में भी डेवलपमेंट हुई थी, तो लोगों ने कहा कि हमें ऐसी लिटरेरी डिवाइस लानी है और इस तरह की राइटिंग करनी है कि हम इंसान के अंदर साइकी को पढ़ सकें, उसके इमोशंस को पढ़ सकें, उसके अंदर क्या चल रहा है वो पढ़ सकें। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसी तरह से आई थी। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक थॉट क्वेश्चन ओल्ड वैल्यूज़, एज आई टोल्ड यू कि जैसे
डार्विनिज्म ने अपोज किया था रिलीजियस बिलीव्स को। साइंटिफिक आइडियाज़ बिकेम एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबको पता चलने लगी क्योंकि बुक्स पब्लिश हो गई थी, सस्ती पब्लिश होने लगी थी, हर एक के पास नॉलेज आ गया था। साइंटिस्ट लाइक डार्विनिज्म एंड हग्सली इन्फ्लुएंस्ड पीपल थिंकिंग, लोगों की सोच को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था डार्विनिज्म और हग्सली ने। इम्पैक्ट ऑफ मशीनरी, एज आई टोल्ड यू कि मशीन आ गई थी, मशीन की वजह से क्या हुआ था कि जो लाइफ थी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी विक्टोरियन एज के अंदर, वो आसान हो गई थी। लोग जो थे इस लोगों ने, कुछ राइटर्स ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जैसे मटीरियलिज्म को, और कुछ लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है। और उसके बाद जो इफेक्ट ऑफ मशीनरी ये हुए कि हाँ इससे इंक्रीज़ प्रोडक्शन हुई, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी और इसमें जल्दी की जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुई, जल्दी से जो भी हमें प्रोड्यूस करना है बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, हमारा टाइम कम ज़ाया होने लगा। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड बढ़ गया, हमें कम काम करने की फैसिलिटी मिल गई। और उसके बाद लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि इससे जो है वो हेल्थ इम्पेक्ट होती है, और मशीनरी के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। और उन्होंने फिर कहा कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है इससे एम्प्लॉयज़ की जो है एम्प्लॉयज़ की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, वो भी ख़राब होती है, और वो फिज़िकल स्ट्रगल नहीं करते तो वो ख़ुद भी एक मशीन बन के रह जाते हैं। और उन्होंने फिर ये भी क्वेश्चन रेज़ किया कि ये जो मशीनरी है इसके और ये जो मॉडर्न एज है इसमें तो टाइम सेट होता है, हम खुद कुछ नहीं करते, बल्कि एक कंपनी में जिस तरह से जिस तरतीब से सब कुछ सेट होता है उसी तरतीब से हमें सुबह उठ के वहाँ जाना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ आवर ओन मूड, जो कि विक्टोरियन एज के अंदर इंसान अपने मूड के मुताबिक जो भी करता था वो करता था। लेकिन अब आकर इंसान एक घड़ी बन चुका था कि जो कि वक्त के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन ग्राउंड, एज आई टोल्ड यू कि कुछ राइटर्स जो थे वो विक्टोरियंस की खोई हुई ट्रेडिशंस के बारे में लिख रहे थे कि नहीं हमें वापस पास्ट में जाना है, हमें वो एंसेस्टर्स को नहीं भूलना, ये वो। कुछ लोग कहते थे कि नहीं हम मॉडर्न हैं, हमें जो है वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन आ चुकी है, हमें रिलीजन पे बिलीव नहीं करना, हमें हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, हमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस के साथ लेके चलना है। और डार्विनिज्म ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए रिलीजन पे। और तो इस तरह से राइटर्स कुछ थे वो जो रिलीजन पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के फेवर में बात कर रहे थे, कुछ जो कह रहे थे वो अगेंस्ट बात कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो फ्यूचर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो पास्ट की बात कर रहे थे। यानी हर तरह का राइटर था, तो हम कोई एक कैटेगरी फिक्स कर ही नहीं सकते इस एज के बारे में कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे विक्टोरियन की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक थी ना, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, फैमिली लाइफ को मानते थे, इस तरह की राइटिंग्स लिखते थे कि हिपोक्रिटिकल होते थे। उसके बाद रियलिज़म पे बात करते थे, मॉरल्स पे बात करते थे। लेकिन इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि हर तरह का लिटरेचर आ चुका था, मिक्स्ड लिटरेचर आ चुका था। समझ आ गई? ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मॉडर्न पोइट्री को डिस्कस करूँगी कल के लेक्चर में, और उसके बाद मॉडर्न पोइट्स को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।